हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके एसवाई बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल जो टॉपिक है 1 पे किया गया है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे पहले कुछ बच्चे कमेंट ऐड करें, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा क्योंकि बच्चों की डिमांड थी रेशियो एनालिसिस आप टॉपिक लीजिए। तो रेशियो एनालिसिस से पहले मैंने ये टॉपिक क्यों पिक किया, उसके दो रीजन है। फर्स्ट चीज, रेशियो एनालिसिस में बच्चे परेशान है सर, फॉर्मूला कैसे याद करना, क्या करना, उस पे ही परेशान है। बट फॉर्मूला अप्लाई जब आप करोगे, फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला तो रट लिया आपने, बट जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें उसके लिए इसमें से बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको क्लियर पता होने चाहिए। जैसे क्विक एसेट आ गया तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं, फॉर्मूला तो रट लिया, क्विक एसेट क्या होता है, अब उनको सम में दे दिया गया, क्विक एसेट उनको पहचानने ही नहीं आ रहा है, क्विक लायबिलिटी उनको पहचानने ही नहीं आ रही है, ओनर्स फंड उनको पहचानने ही नहीं आ रहे, बोरोड फंड उनको पहचानने नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कोई डाउट नहीं है। इसीलिए ये टॉपिक पहले आपको पिक किया गया है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। देखो, इसका दो एडवांटेज आपको मिलेगा इस वीडियो का। पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा फॉर्मेट देखेंगे, तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बेनिफिट आपको मिलेगा। एक बेनिफिट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया, ठीक है। सेकंड बेनिफिट, आपको इसको रेशियो में भी हेल्प होगा। रेशियो एनालिसिस करोगे तो बहुत हेल्प होगा, मैं बोला हेल्प नहीं, बहुत हेल्प होगा। 50% काम हो जाएगा। 50 आपका रेशियो याद करना, 50 आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना। दो चीज। थर्ड बेनिफिट भी है। थर्ड बेनिफिट क्या है सर, कि यहां से शॉर्ट नोट्स बनता है। शॉर्ट नोट्स बहुत सिंपल बनेगा जब, लेकिन आपको क्लियर रहेगा तब। जैसे बात करूं सोर्सेस ऑफ फंड पे आ गया शॉर्ट नोट्स, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्या चीजें आती है, कैसा लिखना है। तो आपको क्या करूंगा मैं, ध्यान से सुनना और समझना, वीडियो किस तरीके से मिलने वाली है। #1 में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट क्या है एंड हमारा इनकम स्टेटमेंट का वर्टिकल फॉर्मेट क्या है, कितने टाइप के सम आते हैं, प्रैक्टिकल सम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल टॉपिक चालू हो जाएगा। प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ में शॉर्ट नोट्स की डिटेल नोट्स भी मिलेगी, तुरंत नोट्स मिलेगा इसका। इसके लिए कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, तुरंत नोट्स मिलेगा। जैसे सोर्सेस ऑफ फंड आपको नोट्स दे रहा हूं, लेक्चर में एक्सप्लेन किया, तो सोर्सेस ऑफ फंड की नोट्स मिल जाएगी। फिक्स एसेट ऑलरेडी पढ़ो, बट फिर भी नोट्स प्रोवाइड कराना मेरा काम है। वर्किंग कैपिटल का नोट्स मिल सकता है, करंट एसेट का नोट मिल सकता है, करंट लायबिलिटी, मतलब जैसे जैसे आपको लेक्चर्स मिलेंगे प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल चलेगा क्वेश्चन, ठीक है। और जल्दी तरीके से आपके दोनों एडवांटेज जो आपके हैं, एक तो टॉपिक का इसका बेनिफिट जो आपको रेशो में मिलेगा वो भी हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, काफी अच्छी नॉलेज आपको हो जाएगी। तो सीधा बात करेंगे सर वर्टिकल बैलेंस शीट की क्या बात करते हैं। ध्यान से सुनना, इसको बहुत ज्यादा रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बच्चे रट के बैठे, बट मेरा मानोगे तो मैं बोलूंगा ये टॉपिक रटना ही नहीं है। 12th क्लास में आपने बैलेंस शीट किया था, हाँ सर बैलेंस शीट किया था, बट ये ऐसा नहीं दिखता था। लायबिलिटी इस तरफ लिख देते थे एंड एसेट साइड हम लोग इस तरफ लिखते थे, बराबर है। हाँ सर, वो आपका टी फॉर्म था। अब इसको क्या किया, वर्टिकल फॉर्म में ले लिया हम लोग ने। वर्टिकल फॉर्म मतलब होता है हमारा लायबिलिटी ऊपर दिखेगा, एसेट्स हमारा नीचे दिखेगा। और सेकंड चीज, आपने 12th क्लास में जब किया था, एफवाई की बात ही नहीं करूं मैं, 12th क्लास में जब किया था सर, हमारा वहां फॉर्मेट नहीं था, कैपिटल हमारा फिक्स रहता था आगे, बाकी हम लोग क्या करते थे, पोस्टिंग, जैसा सम्स में आया वैसा पोस्टिंग करते थे। बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं चलने वाला है। जैसे सिंपल सा बात करूं, बहुत ज्यादा रटना भी नहीं है, मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी आपको भी होगा। एसेट साइड की बात करूंगा सर, एसेट्स में जो आइटम पहले आपको ट्रायल बैलेंस में जो आइटम जैसा दिखता था वैसा आप पोस्टिंग करते थे। हाँ सर, उसमें हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया था, फिक्स एसेट ऊपर रखा था, करंट एसेट कहीं और रखा था एंड इन्वेस्टमेंट हमारा कहीं और रखा था। बट आपको यहाँ पे सिर्फ वही चीज क्या करना है, फॉर्मेट में फिट कर देना है, आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ करना की जरूरत नहीं है। बात करूंगा देखो इधर सोर्सेस ऑफ फंड, जो आपके फंड होते हैं मींस आपकी लायबिलिटी जो होती है, यहाँ पे वर्टिकल के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में सर, दो पार्ट में। एक हमारा ओनर्स फंड, एक हमारा बोरोड फंड, एक हमारा ओनर्स फंड, एक हमारा बोरोड फंड। याद रखना कैसा, बहुत ज्यादा समझना नहीं है। ओनर्स फंड, बोरोड फंड, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड मतलब सर नाम बता रहा है, ओनर्स फंड मतलब मालिक लोग का फंड क्या होता है। तो वहां पे सर दो चीजें आएंगी, एक तो हमारा शेयर कैपिटल आएगा, देन सेकंड चीज हमारी क्या आ जाएगी सर, रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है, हमारे जो लायबिलिटीज है जिसको सोर्सेस ऑफ फंड बोला जाता है, दो पार्ट में डिवाइड है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, जिसको लोन फंड भी बोला जाता है। ओनर्स फंड दो पार्ट में डिवाइड है सर, कौन कौन सा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इतना आपको सिर्फ याद रखना, अब डिटेल बताऊंगा तो आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बस इतना याद रखो। रिजर्व
शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सर बोरोड फंड क्या होता है, तो इसको माइंड में याद रख लो भाई, उधार। बोरो करना मींस होता है उधार। लोन फंड बोल रहे हैं, नाम क्लियर बोल रहे हैं, लोन एक तरीके का लोन। तो लोन क्या होता है सर, आपके जितने टाइप्स के लोन है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, डिबेंचर हो, बस आपको ये 3 चीज माइंड में रखना है। सर डिबेंचर आया, लोन आया, लोन हो चाहे बैंक सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, हमारा लोन वाले पार्ट में आएगा। और इसका टोटल किया तो क्या मिलेगा सर, टोटल फंड अवेलेबल एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे याद रखा, कैसे समझ के चला सर, लायबिलिटी जो हमारी होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब सोर्सेस ऑफ फंड हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। फंड के 2 सोर्सेस है, फंड के 2 सोर्सेस, तो 2 तरीके से मैं ले सकता हूं। एक तो लोन लूंगा, लोन के जैसे लूंगा। सेकंड हमारा ओनर्स फंड, मतलब उससे पैसा लूंगा, उसको थोड़ा सा ओनरशिप भी मिलेगा, कुछ तो परसेंटेज भी मिलेगा। डिटेल नहीं जा रहे, बस शॉर्ट में समझो, मतलब मालिकाना हक कुछ तो मिल जाएगा उसको। सर यहाँ पे जब आपने ओनर्स फंड की बात किया तो 2 टाइप क्रिएट हो रहे हैं, एक तो हमारा शेयर कैपिटल, सेकंड हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हो रहा है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। बोरोड फंड में तो एक ही मतलब लोन एक तरीके से लेते हैं, तो लोन में कौन आएगा सर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड डिबेंचर। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड तो आगे उसको अप्लाई कहां करोगे, मतलब असेट्स की बातें हो रही, तो असेट सर कितने पार्ट में डिवाइड है, 3। असेट सर कितने पार्ट में डिवाइड है, 3। असेट सर कितने पार्ट में डिवाइड है, 3। ये ऑलरेडी उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा जो पहले से कहीं से वीडियो देखे हैं, अदरवाइज किसी कॉलेज में, कोचिंग में, क्लास में पढ़े तो एक रिवीजन होगा। जो बच्चों ने नहीं किया तो मैं ट्राई कर रहा हूं शॉर्ट वे में, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल ना जाके, आधा काम मेरा रटाना है, आधा काम समझाना है, दोनों चल रहा है। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सिर्फ आप रटा रहे हो, कॉन्सेप्ट को लॉजिक नहीं समझ रहे हो। मेरा काम है, देखो 12th क्लास में आपने ऑलरेडी किया सर असेट, हाँ सर बिल्कुल किया। अब इतनी तो नॉलेज है, इतना तो आपने सुना ही होगा कि हमारे सर फिक्स असेट होते थे, करंट असेट होते थे, हाँ सर इतना हमने सुना। और एक इन्वेस्टमेंट भी होता है, हाँ सर होता है, उसी को बस पार्ट में डिवाइड करो ना। बात क्या है सर, पहला एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 पार्ट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट। बट करंट के साथ में जब करंट लायबिलिटीज आपने यहां रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब यहां पे आएगा थर्ड वर्किंग कैपिटल। क्या आएगा सर, वर्किंग कैपिटल। क्या आएगा सर, वर्किंग कैपिटल। क्या होता है सर, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। मतलब सर फिर से रिपीट करिए, क्या बोल रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 पार्ट, कौन कौन सा सर, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। अब करंट असेट की जगह क्या यूज करो, वर्किंग कैपिटल। कैसे सर, इसका फॉर्मेट क्या है, तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी आपको कर देना है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो याद हो गया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं और आप लोग भी रिपीट करना जिसको पता होगा। सोर्सेस ऑफ फंड में सर आपने बताया 2 पार्ट, कौन कौन से सर, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड में 2 पार्ट आपने बताया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस बताया। बोरोड फंड में आपने बताया डिबेंचर आएगा, लोन आएगा, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, वहां पर आएगा लोन में। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर। एप्लीकेशन ऑफ फंड हमारे 3 पार्ट, फिक्स असेट में 2 पार्ट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ऑलरेडी आपको पता होगा। सेकंड हमारा इन्वेस्टमेंट, कोई टाइप नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप वहां पे लिख दो। थर्ड हमारा वर्किंग कैपिटल सर फॉर्मेट क्या है, फॉर्मूला क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट के कितने पार्ट होते हैं सर, 2 पार्ट होते हैं, क्विक, नॉन क्विक। जब शॉर्ट नोट्स आपको बताऊंगा परफेक्ट तरीके से विद एग्जांपल, अच्छे तरीके से डायग्राम टाइप प्रेजेंटेशन दूंगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा तुरंत। ध्यान से देखना और समझना। करंट असेट के 2 टाइप, क्विक असेट, नॉन क्विक। करंट लायबिलिटी के भी 2 टाइप, क्विक एंड नॉन क्विक। आपको फिलहाल तो यहां पे डिटेल नहीं लिखना है, टोटल कर देना है। जैसे आपका बैलेंस शीट वहां टैली होता था वैसे आपका बैलेंस शीट यहां भी टैली होगा। टैली हुआ तो राइट है, टैली नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका आंसर एग्जाम में पता भी चल जाएगा। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट किसका सर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सबसे इजी है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है सर। वहां पे ट्रेडिंग बनता था, पीएनएल बनता था, ट्रेडिंग पीएनएल। और अगर सेल हमारा ज्यादा होता था, मतलब क्रेडिट ज्यादा होता था, डेबिट कम होता था, तो क्या मिलता था सर, प्रॉफिट मिलता था। क्या मिलता था, प्रॉफिट। उसी को वर्टिकल में सेटअप कर दो ना भाई। आप क्या करते थे, क्रेडिट में सर क्या दिखता था हमारा, सेल दिखता था, माइनस दिखता था, माइनस रिटर्न दिखता था और क्लोजिंग स्टॉक दिखता था। यहां पे भी वही करो ना, ग्रॉस सेल, उसमें से रिटर्न माइनस किया, नेट सेल मिल गया सर। बट आपने सर क्लोजिंग कहां लिखा, क्लोजिंग यहां लिखूंगा, कहां सर, माइनस COGS। COGS किसको बोल रहे हो सर, मैं सीधा सीधा बोलूं, ट्रेडिंग के डेबिट में जो आप लिखते थे, ट्रेडिंग के डेबिट में जो आप लिखते थे उसको बोला जाता है COGS। बात करेंगे सर क्या
क्या याद नहीं आ रहा, कुछ बच्चे को याद नहीं आ रहा तो याद करा दूं। ओपनिंग स्टॉक पहले आता था, हाँ सर। परचेस सेकंड आता था, हाँ सर। रिटर्न हो तो माइनस होता था सर, हाँ। भाड़ा लगा मींस कैरेज लगा, फ्रेट लगा, ये सब जो था वो लगा दिया। टैक्सेस एंड ड्यूटीज लगा, कस्टम ऑक्ट्राई एक्साइज लगा, वो प्लस मार दिया। लास्ट में याद रखना माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना है, माइनस क्लोजिंग करना है तो क्या मिलेगा सर, COGS। माइनस किया क्या मिला, प्रॉफिट। मतलब सेल में से डेबिट वाली चीज माइनस किया, क्या मिलता था सर, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करता था PNL अकाउंट में। PNL में क्या करता था, डेबिट साइड देखता था, क्रेडिट साइड मींस ग्रॉस प्रॉफिट, अदरवाइज कोई इनकम दिया है तो ऐड करके माइनस कर देता था, क्या मिलता था सर, नेट प्रॉफिट मिलता था, नेट प्रॉफिट। तो यहां पे कैसे समझाएंगे सर, आप कैसे क्या बोलेंगे, तो मैं यहां पे बोलूंगा 3, यहाँ नाम नहीं लिखा हूं, हेडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके बोला जाएगा इसको, तीनों को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने पार्ट में डिवाइड है सर, 3 पार्ट। हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, बाकी डिटेल वीडियो में हम लोग देखेंगे। और बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा डीप में वैसे भी नहीं जा रहा, टॉपिक शॉर्ट नोट्स कराऊंगा तो वहां डीप में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मतलब सर ऑफिस का जो खर्चा रहेगा, जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ऑडिट फीस हो गया, लीगल चार्जेस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, ये सब आप लिंक करो, जोड़ो तो आपको खुद समझेगा कि ये कहां का चार्जेस है सर, ऑफिस का है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सर क्या आएगा, कमीशन। कमीशन क्यों दे रहे हो सर, सेल बढ़ाने के लिए। एंड क्या बोल सकते हो आप, बैड डेब्ट्स कब क्रिएट होगा सर, सेल बढ़ा रहे तो। RDD बोल सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी आप बोल सकते हो, कैरेज आउटवर्ड आप बोल सकते हो। तो ये सब खर्चे किसके हैं सर, सेलिंग के रिलेटेड है। फाइनेंशियल में सर क्या आएगा, फाइनेंशियल में एबनॉर्मल बैड डेब्ट्स आएगा, कैश डिस्काउंट आएंगे, ये सब चीजें आएंगे फाइनेंशियल में। तीनों को मैंने क्या बोला, क्या बोलूंगा मैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट से इससे माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट इसका मतलब इंटरेस्ट भी माइनस करना है सर। अगले स्टेप में इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, क्या मिलेगा सर, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। और भी कुछ बाकी है क्योंकि आप अभी तक नेट प्रॉफिट नहीं बोल रहे हो सर, उसको नेट प्रॉफिट तो बोले, नेट प्रॉफिट तो बोले इन्वेस्टमेंट, बट अभी हमारे कुछ चीजें मिसिंग है। क्या मिसिंग सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस मिसिंग है। तो नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैसे मिलेगा सर, अगर कोई आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, एक्सपेंस है, तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देना, जो आएगा उसको बोलेंगे नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दीजिए। तो मैंने बोला जो ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती, ऑपरेटिंग मतलब जो आपका मेन काम नहीं होता, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, उसके अलावा कहीं और से इनकम जनरेट हुई हो। जैसे कोई कंपनी है, उसने कोई एसेट्स अपना सेल किया, उससे प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी का ये काम नहीं एसेट बेचना खरीदना, बराबर है कि नहीं, बट वहां से उसको प्रॉफिट मिला तो ये आपकी हो जाएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। अपोजिट भी हो सकता है, क्या सर अपोजिट, मतलब आपका लॉस भी तो हो सकता है, तो आपकी हो जाएगी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का पार्ट है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। क्या मिलेगा सर आपको उसके बाद, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर बोला तो इसका मतलब टैक्स भी माइनस कर दूंगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका जो देखो प्रैक्टिकल आएगा क्वेश्चन, इसके बाहर नहीं जाता, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाता। मतलब ये 3 पार्ट तो मैंने अभी तक देखा नहीं कि आपके एग्जाम में कभी पूछा गया, बट फिर भी कर लेते हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस वीडियो, मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस पहले से ही दे के रखा है तो आप क्या करना, उसको प्लस करेंगे, माइनस एप्रोप्रिएशन कर देंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रिटेन्ड प्रॉफिट। कैसे सर, 13 + 14 - 15, 13 + 14, 13 आपका ये दिख रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 14 प्लस मारना है, माइनस एप्रोप्रिएशन कर देना है, आ जाएगा। लेकिन फिलहाल यहीं तक आपका सिलेबस आता है तो एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखो। अब सर आपने ये एरो क्या किया वो थोड़ा सा बता दीजिए। एरो बताऊं तो आपके एग्जाम में 3 टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, 3 में से एग्जाम में आपको कोई 2 ही आएगा, ये भी चीज याद रख लेना। फर्स्ट हमारा होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रखा होगा। ट्रेंड एनालिसिस में क्या करेंगे सर, थोड़ी सी जानकारी आप कर दीजिए। तो ट्रेंड एनालिसिस में देखो 3 से 4 साल का आपका बैलेंस शीट, 2 साल 3 साल 4 साल का बैलेंस शीट का डिटेल है, अदरवाइज इनकम स्टेटमेंट का डिटेल रहेगा। तो जो हमारा एक ईयर को बेस ईयर मान लेंगे, बेस ईयर मान लेंगे। जैसे सर थोड़ा सा एग्जांपल दो, 2010 का डिटेल है, 11 का डिटेल है,
12 का 3 साल का मानते हैं। तो 2010 को बेस ईयर मान के इससे कंपेयर करेंगे, 2011 और 12 को कंपेयर करते हैं किसमें सर, ट्रेंड एनालिसिस में कंपेयर करते हैं परसेंटेज के बेस पे। किस पे करेंगे सर, परसेंटेज के बेस पे करेंगे। नेक्स्ट हमारा सर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो नाम ही बता रहा है सर, कंपेयर करने वाले हैं। किसको कंपेयर करेंगे सर, अब यहाँ पे एक मिनिमम 2 साल का लिया जाता है जैसे 2010-11। इसमें देखो ये दोनों में फर्क क्या है सर, इसमें सिर्फ परसेंटेज का था, यहाँ पे दोनों का रहेगा, मतलब सर अमाउंट का भी रहेगा और परसेंटेज का भी रहता है, दोनों का रहेगा। प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझेगा, जिन्होंने किया होगा तो उनको तो समझ गया होगा, अमाउंट में भी करते हैं परसेंटेज में भी करते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये इसमें क्या करेंगे सर, कॉमन साइज में किसी ईयर से कंपेयर ना करके, किसी ईयर के से कंपेयर ना करके इनकम स्टेटमेंट में सेल को बेस मान के किया जाता है एंड बैलेंस शीट में टोटल को बेस मान के किया जाता है। जैसे इनकेस आपको अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का जो टोटल आता है वो चाहे लायबिलिटीज का बात करो असेट का, दोनों का टोटल तो सेम होता है, तो इसको बेस ईयर मान के हर एक चीज को क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। एंड अगर आप इनकम स्टेटमेंट करो तो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स को बेस माना जाता है एंड सेल्स को बेस मानते हुए देन उसको आगे सम को सॉल्व करेंगे। आपको एग्जाम में से 1 2 3 3 में से कोई 2 आएगा, तो जो स्टूडेंट दिमागदार है, जिनको नॉलेज चाहिए तो भाई वो तो तीनों करेंगे, तीनों इन्फॉर्मेशन जरूरी है। प्रैक्टिकल आगे जिनको CA CM में करना है तो उनके लिए जो जरूरी है नॉलेज होनी चाहिए वैसे भी। बट अगर आप देख रहे हो सिर्फ मैं स्कोरिंग का देखूँ, कम टाइम में स्कोरिंग का देखो, तो कोई भी 2 तो भी करना पड़ेगा। क्यों सर, ट्रेंड करोगे तो पता चला ये दोनों आ गया तो प्रॉब्लम है। ट्रेंड किया है उसके साथ में कॉमन किया तो कॉमन सी बात है, 2 में से एक तो कंपलसरी फंसेगा ही फंसेगा। तो वहां पे क्या है, 2 टॉपिक आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है। एक एडवांटेज आपको, ये बहुत अच्छा एडवांटेज मैं बोलता हूं मिलता है कि फॉर्मेट किसी भी स्टेटमेंट में डिफरेंट नहीं है, फॉर्मेट सेम है, आपको सिर्फ आगे का कॉन्सेप्ट बदल देना पड़ता है, बाकी तो सेम सम है। अब इसके ध्यान से सुनना है, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। आगे की जो भी इसकी वीडियोस मिलेगी आपको देखना 2 तरीके से मिलेगा। एक तो हमारा प्रैक्टिकल, जैसे हम लोग ट्रेंड एनालिसिस चालू करेंगे, प्रैक्टिकल मिला तो प्रैक्टिकल के साथ में एक शॉर्ट नोट्स मिलेगा और उसकी नोट्स तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको तुरंत के तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा जो भी शॉर्ट नोट्स आपको मिलता है उस टॉपिक का। तो यहाँ पे इसी तरीके से चलेगा, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग चालू करेंगे अपना रेशियो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करो ये टॉपिक का, क्योंकि इस टॉपिक का लिंक आपका रेशो में है। मतलब फॉर्मेट जितना बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हुआ रहेगा, याद रहेगा, समझा रहेगा, उतना बेनिफिट्स आपको मिलेगा रेशो में, क्योंकि 50% काम ये टॉपिक आपको करा के देगा। 50 सिर्फ फॉर्मूला समझना है और रटना भी है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कॉलेज ग्रुप वाले को, कोचिंग वालों को। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कॉमेंट ऐड कर देना है। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ऐड करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।